हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी व्याकरण कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, हम आज चर्चा करेंगे संज्ञा पर। संज्ञा क्या है या संज्ञा के बारे में हम क्या जानते हैं या क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि संज्ञा होती क्या है। तो उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो जो उसका उत्तर निकलेगा वही हमारा संज्ञा होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप मुझे उत्तर देंगे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों आप कहाँ रहते हैं, तो आप जवाब देंगे मुझे जयपुर, दिल्ली, कुछ भी, जहाँ भी आप रहते हैं, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी जहाँ भी आप रहते हैं। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि आप अपना वर्क किससे करते हैं, लिखते किससे हैं, तो आप बोलेंगे कि आप पेन से लिखते हैं। इस तरीके से अगर आपको जब चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है, तो आपको क्या होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, तो आपका उत्तर होगा मोर। तो इस तरीके से बच्चों ये अलग अलग चीजों के नाम है और जगह के नाम है। तो अगर हम इनको देखें तो जो नरेंद्र मोदी है वो है एक व्यक्ति, जयपुर है एक स्थान, और पेन एक वस्तु, दर्द एक भाव है, और मोर एक प्राणी है। तो इस तरीके से बच्चों संज्ञा जो है वो यही है कि किसी चाहे व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा। तो इस तरीके से अब हम संज्ञा की परिभाषा जान गए और हमें ये भी पता चल गया कि संज्ञा क्या है। इसको और एक सरल तरीके में बताने के लिए मैं बताती हूँ आपको कि जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद जो भी चीज आप आंखों से देखते हैं उसको आप किसी ना किसी नाम से जानते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बिना नाम से नहीं जानते। आप जैसे ही सुबह उठेंगे, आप ब्रश करते हैं तो उसको ब्रश के नाम से जानते हैं। आप उसके बाद नहाने जाएंगे, आप साबुन को भी उसके नाम से जानते हैं। फिर आप तैयार होंगे तो आप कपड़ों को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, फ्रॉक है, मिडी है, स्कर्ट है, उनको भी नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आपके फैमिली मेंबर्स में भी अगर 4-5 मेंबर हैं तो उन सबके नाम भी अलग अलग है, तो उनको भी आप नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस संसार में जो भी चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमें जो भी चीज दिखाई देती है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, कोई भी हो, कोई जगह हो या कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो, कोई सजीव चीज हो या कोई निर्जीव चीज हो, सारी चीजों का कोई ना कोई नाम होता है और वही नाम संज्ञा कहलाता है। तो इस तरीके से हमारी संज्ञा की परिभाषा बनेगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी संज्ञा की परिभाषा बन गई और हमें पता भी चल गया कि संज्ञा क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो बच्चों संज्ञा के जो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं वो 3 भेद बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो बनता है जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, किसी विशेष
व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, स्थान और प्राणी का बोध। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसको अगर हम जाने तो देखिए, इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं किसी विशेष व्यक्ति का अर्थ है, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल जो है वो एक विशेष वस्तु, एक विशेष स्थान का नाम है। और वो विशेष स्थान क्या है कि ताजमहल जो है वो अपने आप में विशेष है। पूरा जो देश है, पूरा विश्व जो है उसको ताजमहल के नाम से जानता है, और सब जानते हैं कि ताजमहल जो कहाँ है, आगरा में है। तो ऐसे ही कोई विशेष व्यक्ति हो जिसको सब उसके नाम से जानते हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। सचिन तेंदुलकर के नाम से सबके दिमाग में बस यही आता है कि वो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट खेलता है वो सचिन तेंदुलकर है। इसी तरीके से किसी विशेष स्थान का नाम, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, एक शहर है, एक स्थान है, एक जगह का नाम है, लेकिन वो विशेषता रखता है क्योंकि वो और सब नामों में अपना एक विशेष दर्जा रखता है। तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष वस्तु का नाम हो, या किसी विशेष प्राणी का नाम हो, या किसी विशेष इमारत का नाम हो, या स्थान का नाम हो, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। तो इस तरीके से संज्ञा का जो हमारा पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें हमने ये जान लिया कि कोई भी विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो कोई विशेष स्थान हो, या कोई वस्तु हो, या कोई प्राणी हो, तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट भेद पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का जो दूसरा भेद है वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चों, जो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक ही जाति के पूरे समूह का हमें बोध कराती है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो, ठीक है। तो इसमें जाति का समूह का क्या मतलब है, जैसे अगर व्यक्ति है, अब व्यक्ति जो एक शब्द है ये पूरी जाति को दर्शाता है। अब व्यक्ति में वो सारे व्यक्ति आ जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे कोई वो लिपिक हो, क्लर्क हो, कोई इंजीनियर हो, तो व्यक्ति के अंदर वो सारे समूह को दर्शाता है। यानी व्यक्ति एक पुरुष अगर है तो वो पुरुष की जाति को, संपूर्ण जाति को दर्शाता है। इसी तरीके से अगर हम जैसे स्थान का देख लें, स्थान का अगर हम देखें तो स्थान में सभी जगह आती है, जैसे सबसे पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद शहर, उसके बाद गली, उसके बाद मोहल्ला, ये सारी चीजें जो है वो स्थान के अंतर्गत आती हैं। तो
जो सारी जगह के बारे में बताता है, संपूर्ण जाति को दर्शाता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब वस्तु के नाम पर देखिए, वस्तु सारी चीजें जो हम काम में लेते हैं, वो जो भी निर्जीव वस्तु है, चाहे वो छोटी सी एक सुई से लेकर बड़ी तलवार हो, या छोटे प्राणी में प्राणी मात्र, प्राणी जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे से लेके बड़े तक सारे प्राणियों के लिए एक ही शब्द आता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, तो जो जानवर शब्द है, प्राणी में जानवर शब्द है, तो वो जानवर शब्द सारे जानवरों के लिए आ रहा है, चाहे वो छोटा सा आप ये देख लीजिए गली का, चाहे वो कुत्ता हो या हाथी हो या जिराफ हो या शेर हो, तो उन सभी को हम जानवर कहते हैं। इसी तरीके से प्राणी में अगर हम पक्षी शब्द को लेते हैं, तो पक्षी शब्द जो है वो भी एक जातिवाचक शब्द है। क्यों? क्योंकि पक्षी में एक छोटी चिड़िया से लेकर बड़े मोर तक जितने भी प्रजाति के पक्षी होते हैं, उनको हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे बगीचे में बहुत तरह के पक्षी बोल रहे थे, या बहुत सारे जो पक्षी हैं वो उड़ रहे थे, तो जरूरी तो नहीं है उन पक्षियों में सारे एक ही प्रजाति के हों, लेकिन उनकी पूरी प्रजाति को दर्शाने वाला जो शब्द है वो है पक्षी। तो इस प्रकार से जो ऐसे शब्द हैं जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, तो वे शब्द सारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो वस्तु में हमने जाना, जैसे पेन, कागज, फिर जो भी वस्तु हम काम में लेते हैं घर में या बाहर, जो भी चीज हम काम में लेते हैं, वो सारी चीजें वस्तु कहलाती है। तो ये जो है ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जो एक किसी समूह को दर्शाता है, किसी एक जाति को दर्शाता है। अब जैसे अगर हम कहें बालक शब्द, ये भी एक जातिवाचक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये बालक यानी जो बालपन की अवस्था में है, जिनकी आयु अभी बच्चों वाली आयु है, तो वो सारे बच्चे जो है वो इस शब्द में, बालक शब्द में संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। उसमें यह नहीं देखा जा रहा कि कौन बच्चा गौरव है, कौन बच्चा सौरभ है। अगर हम उसको उसके पर्टिकुलर नाम से बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कक्षा। आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, वो जो कक्षा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर उस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से मिलकर बना है, यानी उनको संपूर्ण उनकी जाति का बोध करा रहा है। तो कक्षा शब्द जो है वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन उस कक्षा में अगर पर्टिकुलर हमने किसी बच्चे का नाम ले लिया कि सौरभ या गौरव या गीता या सीता, तो वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर हमने ये कहा कि विद्यार्थी, तो विद्यार्थी शब्द जो है वो भी जातिवाचक है, क्योंकि वो विद्यालय में पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए दर्शाता है, उनके समूह को दर्शाता है। क्योंकि बच्चों से ही तो हम विद्यार्थी कहते हैं। अब विद्यार्थी एक अकेला तो विद्यालय में पढ़ता नहीं है, बहुत सारे बच्चे, उसमें लड़कियां भी है, लड़के भी है ना। कुछ ज्यादा छोटे हैं तो कोई बड़े हैं, कोई छोटी कक्षा में पढ़ता है तो कोई बड़ी कक्षा में पढ़ता है। तो इस तरीके से ये जो जातिवाचक संज्ञा जो है वो एक संपूर्ण जाति का बोध कराती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भेद की तरफ, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें जो है हमारे मन के भाव प्रदर्शित होते हैं। यानी हम ये जो भाववाचक संज्ञा है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है बेटा कि भाववाचक संज्ञा जो है इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है वो है इसे हम महसूस करते हैं, इसे छुआ नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, यानी हम इसे टच नहीं कर सकते। अब वो कैसे समझिए? अब जैसे आपने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आप कितने खुश हो, आप उसकी खुशी को किसी में तोल नहीं सकते, किसी को माप नहीं सकते, या आप ये नहीं बता सकते कि जैसे आप अगर कहें कि वह जो व्यक्ति है वो बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार जो शब्द है
वो क्या है, उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो ईमानदार है, लेकिन हम उसकी ईमानदारी को छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो भाववाचक संज्ञा जो है उसकी अगर हम चाहें तो उसकी डेफिनेशन बनेगी कि जो शब्द किसी के गुण, दोष व अवस्था को प्रकट करता है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो जैसे ईमानदारी, अच्छाई, ये सारी चीजें हैं, बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, कड़वाहट, ये जो सारी चीजें हैं, कड़वेपन को हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, खुशी को हम फील कर सकते हैं, मीठे को हम फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। अब हम याद रखने वाली जो बात है वो ये है बच्चों कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो कि व्यक्तिवाचक होने के बाद भी वो कई बार जातिवाचक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रयोग है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अनुसार किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि सूरदास, तो सूरदास जो है वो एक कवि का नाम है जो कि जन्मांध थे, मतलब आंखों से अंधे थे। लेकिन अगर हम उस सूरदास शब्द को आजकल के नेताओं के बारे में अगर कहें कि आजकल के जो भ्रष्ट नेता हैं, उन्होंने देश की व्यवस्था के लिए सभी सूरदास बन गए हैं। सारे जो नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं, वो देश की व्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं, वो उसकी तरक्की में बाधा बन गए हैं और वो सभी सूरदास के कहलाने लायक है। तो वहां जो शब्द आया है सूरदास, वो शब्द भी जातिवाचक बन जाएगा, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है पर्टिकुलर। सूरदास का जो अर्थ है अंधा होना या सूरदास बन जाना, जानबूझकर उसको अनदेखा कर देना, तो वहां पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भी हमारी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अगर हम कहें गांधी जी कौन थे? गांधी जी वो थे जिन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश को आजादी दिलाई। तो हम इसके लिए अगर कहीं इस शब्द को यूज करेंगे, गांधी शब्द को, और अगर हम ये बोले कि आजकल के देश को, आज हमारे देश को गांधियों की आवश्यकता है, तो गांधियों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे गांधियों का मतलब क्या है कि गांधी जैसे और बहुत सारे लोगों की हमारे देश को आवश्यकता है। तो वहां पर वो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। अब वो कैसे हो जाती है? जैसे अगर हम कहें जातिवाचक शब्द है नेता, क्यों? क्योंकि जो हमारे राजनीति में आ जाते हैं या जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो हमारी जो राज्य की, जो हमारे देश की जो सरकार है उसमें अपना योगदान देते हैं, तो उन सभी को हम नेता बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो उनको हम नेता शब्द से जानते हैं। तो नेता शब्द जो है बच्चों वो जातिवाचक शब्द है, लेकिन अगर हम उसको कहीं किसी ऐसी जगह पर यूज कर रहे हैं जहाँ पर वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे अगर हम कहें कि नेताजी देश के सच्चे सपूत थे, तो नेताजी कौन थे? नेताजी किसके बारे में जानते हैं हम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको जो लोग थे वो नेताजी के नाम से ही जानते थे। तो अगर हम उस शब्द को वहां लिखेंगे कि नेताजी देश के सच्चे सपूत थे, तो यहाँ पे जो नेताजी शब्द है वो जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेता शब्द है वो किसके लिए लोग जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो ये दो बातें आपको याद रखने वाली थी बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो बच्चों भाववाचक जो संज्ञा है उसको हम 5 तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं संज्ञा से, दूसरा हम बनाते हैं सर्वनाम से, तीसरा हम बनाते हैं
क्रिया से, फिर बनाते हैं हम विशेषण से, फिर हम बनाते हैं क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण। तो भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा में सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो सबसे पहले तो हम संज्ञा शब्द जान लें। संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द तो हम ये कहें कि बालक है ना। तो बालक से हम भाववाचक क्या बना सकते हैं? बताओ, बालक में क्या होता है? बालकपन। तो इसलिए ये बन गया बालकपन। ये हो गया संज्ञा और ये हो गया भाववाचक। इसी तरीके से अगर हम सर्वनाम से चाहें तो सर्वनाम से हम बना सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम संज्ञा शब्द का। जैसे हमने कहा मित्र, तो इसका बन जाता है मित्रता। इसी तरीके से सर्वनाम शब्द है आप, आप से बन जाता है अपनत्व, ठीक है। और आपके अलावा अगर हम इसमें ये ले लें निज, तो बन जाता है निजत्व। निजत्व यानी अपना या अपना खुद का, स्वयं का, सर्वनाम शब्द से। ऐसे ही क्रिया शब्द है। तो क्रिया जो है या विशेषण शब्द जो है, क्रिया है जैसे पढ़, है ना, क्रिया शब्द है पढ़। तो इसको भाववाचक बनाने के लिए हम बोल सकते हैं पढ़ना। या विशेषण शब्द है जैसे अच्छा, तो इसमें हम अच्छा से बन जाएगा अच्छाई। इसी तरीके से अगर हम विशेषण देखें बुरा, तो बुरा से बन जाएगा बुराई। नेक्स्ट जो है हमारा क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण से हम कैसे बना सकते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की तरफ से, जैसे क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? किसी भी क्रिया जो है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो जैसे क्रिया विशेषण है निकट, इससे बन जाएगा निकटता। निकटता। एक शब्द और ले लेते हैं हम क्रिया का, क्रिया विशेषण का। जैसे हम बोले सहज, तो वो बन जाएगा सहजता, वो बन जाएगा सहजता। तो इस प्रकार से हम 5 तरीके से, 5 रूपों में हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। पहला है संज्ञा के द्वारा, दूसरा है सर्वनाम के द्वारा, तीसरा है क्रिया के द्वारा, और चौथा है हमारा विशेषण के द्वारा, और 5th नंबर है हमारा क्रिया विशेषण के द्वारा। तो इस तरीके से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने सब जाना कि संज्ञा क्या है, या संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा को जाना, संज्ञा के भेदों को जाना। संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से हम भाववाचक संज्ञाओं को बना सकते हैं। तो उसको हमने एग्जाम्पल से समझा कि भाववाचक संज्ञाएं 5 तरह से बनाई जाती हैं, संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण से। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और इसकी अभ्यास माला को हल करेंगे। तब तक के लिए अपनी कक्षा को हम आज यहीं विराम देते हैं। नमस्कार बच्चों।